बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जुलाई है और दिन है बुध का। वैसे ये वीडियो शायद रूटीन की वीडियो से ज़रा तवील होगी, लेकिन वो जिस तरह से कुछ मौलवी होते हैं उन्होंने जो तकरीर याद की हुई होती है, तो सामने एक बैठा हो, 10 बैठा हो, 10 बैठे हों, 50 बैठे हों, 100 बैठे हों, लेकिन वो जो तकरीर उन्होंने याद की होती है वो पूरी सुना के जाते हैं। तो मैंने भी असल में ये बड़े पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि मैं थोड़ा सा जो मेरा इस वक्त पूरी मुल्क की सूरत हाल पे जो मेरा व्यू है, मैं इसको किस तरह से देख रहा हूँ, मैं आपके सामने रख सकूँ। आप उससे इत्तफाक़ करें तो बताइएगा, इत्तफाक़ नहीं करते तो आर्गूमेंट्स के साथ बताइएगा कि आप इत्तफाक़ क्यों नहीं करते। लेकिन मैं अपना ही बिल्कुल एक जो मेरी ओपिनियन है मौजूदा पूरी सूरत हाल पर वो आपके सामने रख देता हूँ। और जो मैंने सवालात लिखे हैं जिस पे मैं एंड में आपको कंक्लूजन आपके सामने रखूँगा, वो सवालात ये हैं कि एक तो आज PTI पे पाबंदी का एजेंडा काबीना में डिस्कस क्यों नहीं हुआ, आर्टिकल 6 इमरान खान और इन सब के खिलाफ कार्रवाई वाला एजेंडा क्यों डिस्कस नहीं हुआ, क्यों उसे ड्रॉप कर दिया गया। 27 अगस्त आर या पार की तारीख है। खान का अडियाला में क़याम क्या थोड़ा रह गया है। मौजूदा सूरत हाल में सियासी जल्जला बर्पा कर देने वाली खबर आ सकती है। और PTI की तवील मुश्किलात के अख्ताम का वक्त क्या करीबान पहुँचा है। ये हैं वो पॉइंट्स जिसमें हम बात करेंगे। अच्छा, अब आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त ज़ाहिर है जो ये सारे चैलेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए हैं और इस पाकिस्तान के इस निज़ाम के लिए हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए हैं, और ख़ास तौर पे ये सारे चैलेंजेस इस्टेब्लिशमेंट के लिए हैं। और क्या इन सारे चैलेंजेस से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये सलाहियत है कि पाकिस्तान इन तमाम चैलेंजेस से नबर्द आज़मा हो सके। और ये सारे के सारे चैलेंजेस जो हैं 95% इनमें से वो सिर्फ एक वजह से हैं, और वो है इमरान खान के साथ लड़ाई। तो ये भी एंड में देखेंगे कि आया इन चैलेंजेस के होते हुए इमरान खान के साथ और PTI के साथ जो लड़ाई है उसको मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकता है, या कोई ड्रॉप सीन भी हो सकता है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, कोई आपस में बातचीत से कोई एक कदम दोनों पीछे हटें और एकदम सारी चीज़ का ड्रॉप सीन हो जाए। और एक ड्रॉप सीन होने से 95% चीज़ें जो हैं वो एक झटके से ही ये चैलेंजेस नहीं रहेंगे, और ज़ाहिर है फ़ायदा मुल्क को होगा। अभी हर आने वाले दिन के साथ मुल्क को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तानी को नुकसान हो रहा है, और आम आदमी की कमर टूट गई है, आम आदमी तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, खुदकुशियों पर मजबूर है। अब आते हैं, सबसे पहले जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के लिए इस वक्त चैलेंज है इंटरनेशनल क्या चैलेंजेस हैं। आपने देखा कि मार्च से काम शुरू हुआ था, मार्च से नहीं, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह की कवरेज की पाकिस्तान के इलेक्शन पर, जो उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, जो उन्होंने खबरें लगाई, उसमें 99% टारगेट जो है वो पाकिस्तान के इदारे थे, और पाकिस्तान के इदारों को जिम्मेदार ठहराया गया 8 फरवरी के इंतखाबात और ये जो कुछ हुआ इसमें जो धांधली हुई सारे का। उसके बाद 20 मार्च को अमेरिका की कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी में 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से समाअत हुई, जिसका उन्वान था पाकिस्तान के इंतखाबात के बाद मुल्क में जमहूरियत के मुस्तकबिल का जायज़ा और पाकिस्तान अमेरिका तल्लुकात। फिर अगला होता है 26 जून को अमेरिकी कांग्रेस में 368 वोटों से एक करारदाद मंजूर होती है कि 8 फरवरी के इंतखाबात की तहकीकात की जाए, और मुखालिफ वोट पड़े 7। फिर 2 जुलाई को एक डेवलपमेंट होती है, ये भी बड़ी डेवलपमेंट थी, और ये जितनी आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स इंटरनेशनल बता रहा हूँ, छोटी मोटी तो आपको बता ही नहीं रहा, वो तो दर्जनों हैं, 20 हैं। तीसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई जब 2 जुलाई को जिनीवा में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप बराए जबरी हिरासत ने रिपोर्ट जारी की, और उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी को आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करार देते हुए इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया। इसके बाद एक डेवलपमेंट हुई, और वो ये हुई कि UK और US के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने अपनी अपनी हुकूमतों को लेटर लिखे और पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की सूरत हाल, इंसानी हकूक़ की पामालियों, इलेक्शन, इमरान खान, इनके हवाले से कहा कि हुकूमतों को कि आप अपने किरदार अदा करें। उसके बाद एक डेवलपमेंट हुई कल 23 जुलाई को। वो 23 जुलाई को डेवलपमेंट ये हुई कि UK के 20 से ज़्यादा मेंबर जो पार्लियामेंट हैं उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया, और उन्होंने कहा कि हम आलमी सतह पर इस मामले को उजागर करेंगे, हम दीगर मुल्कों के अरकान पार्लियामेंट को इंगेज करेंगे, और इस मसले को हम इंटरनेशनली लेकर जाएंगे। और ये कौन कह रहा है? ये UK के मेंबर पार्लियामेंट कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी नहीं कह रहे। हाँ, वहाँ पे जुल्फी बुखारी साहब मौजूद थे और मेहरबानो कुरैशी मौजूद थी। अज़हर मिशवानी ने जाना था, अज़हर मिशवानी नहीं गए, और जिस वजह से नहीं गए वो वजह पूरे इंटरनेशनल मीडिया में उसकी खबरें लगी और बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। अज़हर मिशवानी के जाने से इतनी इम्पैक्ट और ख़बर ना बनती जितना अज़हर मिशवानी के ना जाने से इम्पैक्ट हुआ और ख़बर बनी। और साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है उसमें इन्होंने ये जो मेंबर पार्लियामेंट UK के, इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जो पाकिस्तान के हवाले से उस पर तशवीश का इजहार किया, और कहा कि उसमें जो कुछ लिखा गया उस पर जो है वो पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को बेहतर बनाया जाए। कल 23 जुलाई को अमेरिका में जो US हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी है वहाँ पे दोबारा जो है वो PTI पर बैन की बात हुई,
PTI के सेक्रेटेरिएट को सील करने की बात हुई, रऊफ़ हसन साहब की गिरफ्तारी की बात हुई, अहमद जंजुआ समेत तमाम जो ख़वातीन और मर्द जितने जो गिरफ़्तार हुए हैं, जो ख़वातीन वर्कर्स गिरफ़्तार हुए हैं, अहमद जंजुआ को गिरफ़्तार किया गया, रिजवान लापता हैं और अता लापता हैं, फ़रीद लापता हैं, और जितने PTI के मुदस्सिर और जितने PTI के वर्कर्स जो लापता हैं और जो सेक्रेटरी से गिरफ्तार किए गए उन सब के लिए आवाज़ उठाई गई। ये कहा गया कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, उनको खुदा न खास्ता जेल में कत्ल किया जा सकता है, और ये भी कहा गया कि अमरीकी सफ़ीर जो हैं, अमरीकी सफ़ीर जो है वो इमरान खान से, पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफ़ीर जो है वो इमरान खान से मिलें। उसके बाद बल्कि इससे पहले आपने देखा कि IMF को PTI ने ख़त लिखा, वहाँ पे एहतजाज भी किया, वो भी मामला बहुत हाईलाइट हुआ। ईमेल्स की गई IMF को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत एक्टिव हैं और इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया मुसलसल ख़बरें अभी भी दे रहा है। फिर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, जो बाइडन इलेक्शन से बाहर हो गए और नज़र आ रहा है कि इस वक्त तक नज़र आ रहा है कि ट्रंप जो है वो आ रहे हैं, और ट्रंप अगर आ रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है जो बाइडन इंतज़ामिया की जो पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट्स थी वो तो उस तरह से नहीं रहेंगी, और जो बाइडन ट्रंप जो है वो ज़रा मुख्तलिफ हैं, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है वो आगे क्या करेंगे, लेकिन खौफ बहुत ज़्यादा है कि वो आएंगे तो चीज़ें इस तरह नहीं चलेंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ पे अमेरिका की पॉलिसीज़ हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करेगा। फिर अभी जो आपने खबर देखी होगी कि ऑक्सफोर्ड के जो चांसलर के लिए इलेक्शन है वो इमरान खान जेल से ये इलेक्शन लड़ेंगे। अब आ जाए, ये तो मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनली कितनी ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चीज़ें शुरू हो गई हैं, और पहले ये था कि वक्फे से हो रही थी, अब तो बड़ी तेज़ी से होना शुरू हो गई है इंटरनेशनली। तो कुछ भी कहिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है जब भी कोई चीज़ इंटरनेशनली होती है। उसके बाद आ जाएँ जो दूसरा बड़ा मसला है पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के लिए, वो इकॉनमी है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई पाकिस्तान की बुलंदतरीन सतह पर है, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तारीख की कमतरीन सतह पर है, बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल है, पेट्रोल और डीजल पौने 300 रुपये फ़ी लीटर पे पहुँच गए हैं, उससे भी ज़्यादा पे डीजल पहुँच गया है, तवील लोड शेडिंग है और इंटरेस्ट रेट हाई है। IMF, वर्ल्ड बैंक, मूडीज़ सब की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान को मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार रखेगा। कुशन हमारे पास ख़त्म हो गया है, कर्ज़े हमें मिल नहीं रहे, कर्ज़े हमने जो वापस कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास मतलब बहुत ही बुरी हम इस वक्त मुआशी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। और कर्ज़ों के हवाले से जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के कर्ज़े पहुंच गए हैं तकरीबन 70,000 अरब पे, और अगले साल ये कर्ज़े पहुंच जाएंगे 99,000 अरब पे पाकिस्तान के कर्ज़े पहुंच जाएंगे। फिर फिच की रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, फिच की रिपोर्ट जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान की हुकूमत 18 माह तक चलेगी और फिर इलेक्शन नहीं होगा, टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट आएगी। फिच की रिपोर्ट के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इकॉनमी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो शहबाज राना साहब और कमरान यूसुफ साहब जो प्रोग्राम करते हैं उसमें जो शहबाज राना साहब ने गुफ्तगू की उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि फिच की रिपोर्ट क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें और था क्या क्या कुछ पॉइंट्स। शहबाज राना साहब कहते हैं कि फिच जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग की इतनी अहमियत होती है कि इस रेटिंग की बुनियाद पर किसी भी मुल्क को इंटरनेशनल मार्केट से कर्जा मिलता है। पाकिस्तान की इस वक्त क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव है, आउटलुक भी नेगेटिव है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अगर आज इंटरनेशनल मार्केट से कर्जा ले तो उस पाकिस्तान को 13 से 14% इंटरेस्ट रेट से कम पर कर्जा नहीं मिलेगा। अगर यही रेटिंग एजेंसीज हमारा आउटलुक पॉजिटिव कर दें तो हमें 8 से 9% इंटरेस्ट रेट पर कर्जा मिल जाएगा। शहबाज राना कहते हैं कि फिच जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अपनी रिपोर्ट अपने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को भेजती हैं। पाकिस्तान के हवाले से भी जो रिपोर्ट मौजूद बहस है वो उन्होंने अपने किसी इन्वेस्टर क्लाइंट को भेजी थी। शहबाज राना कहते हैं कि लगता नहीं कि फिच की रिपोर्ट सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर मबनी है, उन्होंने हर चीज़ को 75 सफ़ात की रिपोर्ट में डिस्कस किया है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की अगले 10 साल तक तरक्की की रफ्तार यानी ग्रोथ रेट भारत और बांग्लादेश से आधी होगी। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 3.5% बताया गया है अगले 10 साल, और अगर पाकिस्तान ने बेरोजगारी और महंगाई पर काबू पाना है तो ग्रोथ रेट 8% होना चाहिए, शहबाज राना साहब कहते हैं। फिर शहबाज राना साहब कहते हैं कि 2019 में पाकिस्तान की GDP भारत के पर कैपिटा का 71% थी। फिच के मुताबिक 2033 में पाकिस्तान की GDP बढ़ने की बजाय कम होकर भारत के पर कैपिटा का 51% रह जाएगी। ये बहुत अलार्मिंग फाइंडिंग है, शहबाज राना साहब कहते हैं। शहबाज राना साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत में फैसले करने वाले अपनी ख्वाहिशात को दूसरे मुल्क की तरफ से खबर और फैसले बनाकर बेचते हैं, सेल करते हैं। CPEC फेज़ 2 तो कहीं नहीं है, अभी तो CPEC 1 पर ही मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो पा रहा। चाइना ने पाकिस्तान को दो टोक कह दिया है कि आपके कर्जों की जो हालत है इसके बाद आप मजीद कोई बड़ा मनसूबा अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप क्या फेज़ 2 की बात कर रहे हैं? ML1 की 2022 में कास्ट $10 अरब मंजूर हुई। चाइना ने कहा कि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने उनके कहने पर उसे कम करके $10 अरब से कम करके $6.7 अरब कर दिया।
अब चाइना उस पर भी नहीं मान रहा, वो कह रहे हैं कि आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और चाइना कह रहा है कि आप पहला फेज़ कराची से हैदराबाद तक 1.1 अरब डॉलर में करें, लेकिन पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि कम से कम कराची से मुल्तान ये फेज़ हो और कितना हो 3.3 अरब डॉलर, लेकिन चाइना इस पर नहीं मान रहा। और फिर शहबाज राना साहब कहते हैं कि SIFC के बावजूद फिच ने कहा है कि अगले 10 वर्षों में पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नहीं कमी होगी। हालांकि हमने कहा है कि SIFC के तहत 60 से 70 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन फिच ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा। शहबाज राना साहब कहते हैं कि आमतौर पर रेटिंग एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक और IMF अपनी रिपोर्ट्स में ये तो कहते हैं कि किसी भी मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह फिच ने पाकिस्तान हुकूमत के जाने की दो टोक बात की है, ऐसी मैंने कभी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में कोई बात नहीं पढ़ी। इससे पहले शहबाज राना साहब ये भी कह चुके हैं कि उन्होंने अपने पूरे सहाफ़ती करियर में इतना बदतरीन बजट नहीं देखा जो ये बजट आया है। और उसके बाद उनके ट्वीट बड़ा डिस्कस हुआ था टॉक शोज़ में, जब उन्होंने कहा था कि और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रह गया कि अगर आप पाकिस्तान छोड़ के जा सकते हैं तो आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, या आप अपने एसेट्स, अपनी ये चीज़ें पूरी डिक्लेयर ना करें, या आप तनख्वाह जो है वो नकद लें। ये सारी चीज़ें शहबाज राना जैसा साबित कर रहा है जिसकी क्रेडिबिलिटी है। तो शहबाज राना साहब अब ये कह रहे हैं कि ऐसी मैंने कभी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में कोई बात नहीं पढ़ी। इसको देखने के दो पहलू हैं, यानी फिच की रिपोर्ट को देखने के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि दुनिया पाकिस्तान की सूरत हाल, एक पहलू यह है कि उनकी जुर्रत कैसे हुई कि वो ये कमेंट कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू अहम है कि दुनिया पाकिस्तान की सूरत हाल को कैसे देख रही है। फिच आम कंपनी नहीं है, यह दुनिया की 3 रेटिंग एजेंसीज में से एक है। इसकी रेटिंग और तशरीह बहुत अहम है क्योंकि ये रिपोर्ट सरमायाकारों तक जाती है। फिच की रिपोर्ट आलमी सतह पर लोगों की जहन साजी में अहम किरदार अदा करती है। शहबाज राना साहब कहते हैं कि फिच की रिपोर्ट में ये खतरनाक जुमले हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम तर कानूनी कोशिशों और अपीलों के बावजूद इमरान खान जेल में ही रहेगा। ये लिखकर फिच ने पाकिस्तान की अदालतों पर सवाल उठा दिया है कि एक अपोजिशन लीडर को हुकूमत ने कैद कर रखा है और अदालतें उसको रिहा नहीं कर पाएंगी। यह पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान में तो ये दीवार पर लिखा नजर आ रहा है, लेकिन यह बहुत अहम है कि दुनिया इसको कैसे देख रही है कि रिलीफ मिलने के बावजूद इमरान खान जेल से नहीं निकल पाएंगे। शहबाज राना कहते हैं कि पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि नून लीग की हुकूमत है जिसको एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिच ने लिखा है कि इस हकीकत के बावजूद कि जेल बैठे इमरान खान के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीते, उसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। फिच ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का नाम लिखने के बजाय इन जमातों को इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज कहा है। फिर शहबाज राना साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में 19 करोड़ लोग 39 साल की उम्र तक के हैं। बेरोज़गारी, महंगाई और गैर यकीनी की सूरत हाल अरूज पर है। पाकिस्तानी मईशत की जो सूरत हाल है, अगर लोगों को लीडरशिप मिल जाए तो वो सड़कों पर भी आ सकते हैं। 80% जंग आबादी के लिए ना नौकरियां हैं, ना सियासी इस्तेकाम है और ना उनको पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। 5 साल से 16 साल तक के बच्चों की कुल आबादी का 36% स्कूलों से बाहर है। ये बहुत खौफनाक फिगर्स हैं। ये हो गई बात। फिच की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको शहबाज राना साहब की बात बताई। अब आते हैं आगे। बजट पे मायूसी है। बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दिया है। आपने बहुत अफसोसनाक वाक़या देखा होगा गुजरांवाला में, भाई ने भाई का गला काट दिया बिजली के बिल पे लड़ाई की वजह से। इस हद तक हालात, और अब इंटरनेशनल मीडिया स्टोरी को कवर कर रहा है कि पाकिस्तान में बिजली के बिलों की हालात ये हो गए हैं कि भाई का गला काट दिया भाई ने बिजली के बिल की वजह से। गौर एजाज साहब आपके सामने IPPs की जो उन्होंने डाटा जारी कर रहे हैं, जिस तरह से उनके शफात कर रहे हैं, और इस पे जो हमारे दोस्त किस्मत खान ज़िमरी ने जिसका जिक्र इमरान रियाज साहब ने भी अपने व्लॉग में किया है, वो जिस तरह से डाटा निकाल के ज़बरदस्त अंदाज में ट्विटर पे लिख रहे हैं, और उनका जवाब दिया है सलमान शहबाज ने। जब किस्मत ज़िमरी ने बताया कि शरीफ ख़ानदान के IPPs जो हैं उन्होंने पावर प्लांट्स ने बिजली प्रोड्यूस किए बगैर उनको कितने पैसे मिले, उस पर सलमान शहबाज ने जवाब दिया तो किस्मत खान ज़िमरी ने चार्जशीट कर दिया। जब किस्मत खान ज़िमरी ने हिला के रख दिया ये बताकर कि सलमान शहबाज के जो बिजली घर है उसको 5 साल में 1900 करोड़ रुपया दिया गया है कैपेसिटी चार्जेस के मद में। आप किस्मत खान ज़िमरी को ट्विटर पे फॉलो करें, देखें कि उसने किस खौफनाक हद तक चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद गैस के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। लोग घरों का किराया नहीं दे पा रहे। हेल्थ कार्ड उन्होंने बंद कर दिया है। लोग तड़प रहे हैं, इलाज करवा नहीं पा रहे। अस्पतालों की बुरे हालात हैं। एक बेड पे 3 मरीज हैं। लोग जिसके घर में खुदा न खास्ता बीमारी आती है वो कर्जा उठाता है, सारी उम्र उस कर्जे से नहीं निकल पाता। हेल्थ कार्ड जैसा शानदार मंसूबा सिर्फ इस नफरत में ख़त्म कर दिया गया कि वो इमरान खान का मंसूबा है और लोग इमरान खान को दुआएं देते हैं। आज इमरान खान को लोग दुआएं भी देते हैं
कि वो वापस आए, हेल्थ कार्ड शुरू करें और झोलियां उठा उठा के इनको बददुआएं भी देते हैं इन हुक्मरानों को जिन्होंने ये हेल्थ कार्ड बंद किया है। और लोग केपीके के लोगों पे रश करते हैं कि तुम लोगों को पीटीआई की हुकूमत मुयस्सर है, तुम्हें हेल्थ कार्ड मुयस्सर है, तुम्हारी जेब में 10 लाख हर वक्त है, जाके किसी भी जगह से बेहतरीन जगह से इलाज करवा सकते हो। बल्कि हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मजहर चौधरी साहब, वो आए हुए थे मुल्तान से और बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, निश्तर में होते हैं। तो वो मुझे कह रहे थे, कहते हैं कि ये हमारी इलीट का एक मसला है, हमारी इलीट ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं जिस महंगे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा रहा हूँ, मेरे साथ वाले बेड पे कोई रेडी वाला लेटा हुआ हो, कोई गरीब लेटा हुआ हो, जिसके कपड़े मैले हों, तो उसको घिन आती है गरीबों से। ये हेल्थ कार्ड ख़त्म करने के पीछे हमारी इलीट की सोच थी, हमारी इलीट जो है उसको ये मसला था। उसके बाद आप देख लें कि तरक्याती मंसूबे आपके सामने हैं, पीटीआई के तरक्याती मंसूबे जो हैं वो आपके सामने हैं कि उनको मरीम नवाज़ उनके फंक्शन ख़त्म कर दिए हैं। आप आजकल ट्विटर पे देख रहे होंगे कि आजकल हमारे सारे जो दोस्त हैं जो जेलम से हैं, जेलम की सड़क की जो हालात हैं, मतलब यकीन नहीं आता कि ये जेलम की कोई सड़क है जिसको मंजूर करवाया था फवाद चौधरी साहब ने और वो नहीं मरीम नवाज़ बना रही, फंड्स उसके रोक दिए हैं। वहाँ से वहाँ के सहाफ़ी, वहाँ साहब साकिब बशीर साहब वगैरह, उनके आप ट्वीट्स जाके देखें कि उस सड़क की हालत क्या है, वो पिंड दादन खान वाली और वो सारी सड़क जो है उसके हालात और सूरत हाल क्या है। सिर्फ इस नफरत में मरीम नवाज़ ने रोक दिया है कि जनाब ये इमरान खान के दौर का मंसूबा था। कुछ खुदा का खौफ करें, उस इलाके के लोगों का क्या कसूर है जिनकी सड़क जो है वो आपने नहीं बनवा रहे और आप फंड जारी नहीं कर रहे अपनी नफरत में। किसान बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, उसकी कमर टूट गई है। तनख्वाहदार तबका अपसेट है, उसके ऊपर जो टैक्स लगा दिया है, जो महंगाई है, उसकी वजह से उसकी तनख्वाह तो वही महदूद है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। सरकारी मुलाजमीन डिस्टर्ब है, तनख्वाहदार तबका डिस्टर्ब है, लाखों लोगों के पासपोर्ट बन नहीं रहे, वो पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। एक मायूसी है लोगों को जो है। यहाँ पे रुक के ये भी बता दूं कि मैंने, और हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, लोगों के अंदर एक मायूसी है, लोगों को अंधेरा नजर आता है। मैंने एक आम शख्सियत से पूछा, मैंने कहा जी हम तो जब बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि हम अपनी ख्वाहिश को खबर बना रहे हैं, आप किस तरह से हालात को देखते हैं। मैंने कहा 1.5 महीने बाद क्या होगा। उन्होंने कहा कम से कम ये हालात नहीं होंगे जो आप हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा देखें, एक तो महंगाई की जो आग है वो उन लोगों तक पहुँच गई है जिनकी पोलिटिकल एफिलिएशंस नहीं है, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हुकूमत में है। अब महंगाई उनके घरों तक पहुँच गई है और वो लोग उनका सर्वाइवल ख़तरे में पड़ गया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि उम्मीद खत्म हो गई है। ये उम्मीद नहीं है कि यार 2 महीने मुश्किल हैं, 3 महीने मुश्किल हैं, थोड़ा सा रास्ता कठिन है, फिर आगे ठीक हो जाएगा। उम्मीद खत्म हो गई है। नून लीग के होते हुए किसी एक पाकिस्तानी को भी उम्मीद नहीं है कि ये इन हालात से मुल्क को निकाल पाएंगे। फिर इसी तरह से आप देखें, आप जिस गली में जाएं आपको नजर आता है मकान बराए फरोख्त। आप थोड़ी सी तहकीक करें तो आपको पता चलता है कि मकान बराए फरोख्त जो लिखा हुआ है, ये शख्स घर बेच रहा है 2 वजूहात से। या वो अपनी बेटी या बेटे को पाकिस्तान से बाहर भेजना चाहता है, और या वो को घर बेच के और पूरी फैमिली ने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है और उसके लिए उन्होंने पैसे जमा कराने हैं। ये हालात हैं, ये सूरत हाल हैं। या खुदा न खास्ता इसलिए लोग घर बेच रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं कि बेटियों की शादियां करनी हैं या किसी का इलाज कराना है। ये हालात हो गए हैं। उसके बाद आ जाएं, मौजूदा हुक्मरान जो हैं उनका पाकिस्तान पर एतमाद इतना है कि अभी तक शरीफ ख़ानदान हो, मोहसिन नकवी हो, जरदारी ख़ानदान हो, अभी तक ये दुबई में और बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। इनको पता है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। ये लूट के अभी तक बाहर जो है वो अपना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इनको जब पाकिस्तान के सिस्टम पे और पाकिस्तान के फ्यूचर पे एतमाद नहीं है तो किसी और बंदे को क्या होगा। सर्कुलर डेट जो है ये 6000 अरब तक पहुँच गया है, गैस और बिजली का मिला के। यानी जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो जो आगे बेची जा रही है उसमें जो फ़र्क है, जो लाइन लॉसेस हैं, जो रिकवर नहीं होते, जो बिजली चोरी, ये सारी चीज़ें मिला के, और जो गैस है, जो बाकी हमारी एनर्जी की चीज़ें हैं, उसमें सर्कुलर डेट 6000 अरब तक पहुंच गया। सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, यानी जो हम बाहर से एनर्जी लेते हैं बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, तेल वगैरह लेते हैं बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, जितने में हम वो ले रहे हैं और आगे उसको बना के बेच के जो रिकवर कर रहे हैं, और उसमें जो फ़र्क है वो 6000 अरब तक पहुंच गया। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि हालात किस नहज पर मुल्क के इकोनॉमी के पहुंच गए हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि 2 करोड़ 63 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है। कोई टस से मस नहीं है, किसी को फिक्र ही नहीं है कि 2 करोड़ 63 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है। और जो लाखों करोड़ों स्कूलों में है उनके लिए आगे जॉब्स नहीं है। तालीम महंगी हो गई है, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकलवा के सरकारी में दाखिल करवा रहे हैं। बहुत से सरकारी स्कूल अच्छे भी हैं लेकिन अक्सरियत आपके सामने हालात। उसके बाद ताजिर परेशान है, और अब ये सबसे ख़तरनाक है, जो कराची के ताजिर अब सड़कों पे निकल रहे हैं। आप एक बात ध्यान में रखें, कश्मीर में भी ताजिर निकले थे, बन्नू में भी ताजिर निकले थे, अब कराची में ताजिर निकलने जा रहे हैं। जुमे से पीटीआई ने भी अनाउंस किया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और इसी तरह से जो है वो किसानों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, रियल एस्टेट तबाह हो गया है। ये हो गई ये चीज़ें। पहला मैंने आपको बताया इंटरनेशनल, दूसरा मैंने आपको बता दिया इकोनॉमी के हालात। तीसरा आ जाए अदालतों पर। अदालतों में हालात ये हैं
कि सोमवार जो भी गुजरा है, सोमवार से लेके कमिंग सैटरडे तक, हफ्ते तक 2 हाई कोर्ट्स, नीचे ट्रायल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मिला के पीटीआई और इमरान खान से रिलेटेड 97 केसेस हैं, 97 केसेस हैं, 97 केसेस। अदालतें आम आदमी का केस कैसे सुने? 97 आपने पॉलिटिकल केसेस लगाए हुए हैं, और भी पॉलिटिकल केसेस हैं, हर चीज़, मतलब हर तरफ तबाही है, हर मामला अदालत में जा रहा है, लाखों केसेस पेंडिंग हैं और अदालतें कंट्रोल में नहीं आ रही, जजेस अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खात वाला मामला देख लें, आमिर फारूक साहब के खिलाफ अभी इमरान खान का रेफरेंस आ गया है, इमरान खान उन पर अदम एतमाद करने जा रहे हैं। फिर एक और बात आप देखें, हुकूमत भड़कें बहुत मार रही है, लेकिन पिछले 10 दिन में मुझे बताएं कोई एक फैसला जो अदालत के इन्होंने ना माना हो। मसलन सनम जावेद को इन्होंने, सनम जावेद मुकदमे से डिस्चार्ज हुई, मलिक इमरान साहब ने किया, उसकी इन्होंने अपील वापस ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बयान दे दिया कि सनम जावेद को इस्लामाबाद वाले केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ख़त्म कर रहे हैं। बलोचिस्तान वाले केस में गिरफ्तार नहीं कर रहे, वफाक हुकूमत किसी केस में गिरफ्तार नहीं करेगी। पंजाब में जस्टिस असद जावेद घुराल साहब का फैसला आ गया, उसमें वो आप किसी केस में गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। तो अदालतों के सामने भड़के की बहुत हैं, अदालत में जाके लेट जाते हैं, पाँव पकड़ लेते हैं। समीउल्लाह जो एक लापता शहरी था, उस पर मोहसिन तरकैनी साहब ने कहा 3 दिन में वो ना आया तो आईजी के खिलाफ FIR कटवाऊंगा, वो वापस आ गए। अहमद जंजुआ का मामला अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने टेकअप किया, ईमान मजारी वहाँ पहुँची, पता चला पीछे उनको मतलब रिकॉर्ड पे ले आए उनकी गिरफ्तारी को। अब वो जबरी गुमशुदा नहीं रहे बल्कि उनकी गिरफ्तारी डाल दी, वो एक अलग मामला है। सिपरा साहब ने माशाल्लाह जिस तरह से उनका रिमांड दिया, वो भी एक इस केस का भी सिपरा साहब ने जिस तरह रिमांड दिया, तो इसके भी हवाले दिए जाएंगे, पूरी दुनिया में हवाले दिए जाएंगे। जब भी कुछ जजमेंट्स बनेंगी ना तारीखी, उसमें सिपरा साहब की जजमेंट आएगी। उसके बाद 3 जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाइयाँ हैं, तो 3 जजेस के मामले में तौहीन अदालत की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुरू की। इसके बाद ये यानी तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से और मोहसिन तरकैनी साहब के हवाले से और बाबर स्टार साहब के हवाले से, यानी अदालतें पीछे नहीं हट रही, अदालतें और जजेस आगे बढ़ रहे हैं। साइफर केस में इमरान खान बरी हुए, इद्दत में बरी हुए, जमानतें इमरान खान को मिली। कल का दिन इमरान खान के लिए अहम है, कल लाहौर हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाना है, तारिक सलीम शेख साहब वगैरह ने। और इसी तरह से जो है ये हो गया। यानी मैं कहने का मकसद आपको बताने का ये है कि पिछले 10 दिन में भड़के उन्होंने जितनी मारी हैं, लेकिन अदालतों का कोई ऑर्डर उन्होंने डिफाई नहीं किया, किसी पे अदालत के सामने खड़े नहीं होकर कि नहीं करते, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, नहीं कर सके क्योंकि अदालतें इस तरह से आगे चली गई हुई हैं। फिर काजी फाइज साहब के हवाले से बहुत परेशानी है। काजी फाइज साहब ओपन कोर्ट में भी अक्सरियत खो बैठे, मखसूस नशस्तों के केस में आपने देख लिया, वो डाक जजेस वाले मामले में भी उनको शिकस्त हुई। कमेटी में भी अक्सरियत खो बैठे हैं, 2-1 से नून लीग की रिव्यू लगाने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हुई, काजी साहब वहाँ भी अकलियत में आ गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की आली नीलम साहिबा मेन चीज़ थी ट्रिब्यूनल्स वाली, उसमें उन्होंने मलिक शहजाद साहब का फैसला बरकरार रखा कि वही जजेस होंगे और इमरान खान के केसेस उन्होंने आज़ाद जजेस के सामने लगा दिए। इससे पहले मलिक शहजाद साहब थे, उन्होंने वकला के सामने सरेंडर नहीं किया, ATC के आज़ाद जजेस लगाए, वो जज मोहम्मद अब्बास जैसे जो सरगोदा वाले थे। ट्रिब्यूनल्स वाले उन्होंने आज़ाद जजेस दिए, मोहम्मद अब्बास के रिपोर्ट पर उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बताया था कि असल में जुडिशरी के साथ हो क्या रहा है। और ये जो जुडिशरी के अंदर चीज़ें ना, ये अब हमारे साउथ तक पहुँच गई हैं। आपने मुजफ्फरगढ़ में देखा, मौजम जतोई को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया, जमशेद दस्ती को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया, ये सारी चीज़ें हैं। और इमरान खान ने आप काजी फैसल साहब पे अदम एतमाद कर दिया है। तो ये हो गया अदालतें। पहला इंटरनेशनल मैंने आपको बताया कितनी मुश्किलात हैं, इकॉनमी कितनी मुश्किलात हैं, अदालतें कितनी मुश्किलात हैं, और चौथा दहशतगर्दी। मुल्क में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं, हमारे जवान जाने दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इस वतन पर कुर्बान हो रहे हैं, लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। बन्नू की सूरत हाल आपके सामने है और आपके सामने है बलूचिस्तान की सूरत हाल। अब ज़रा जल्दी जल्दी आते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके सामने किस तरह से खड़े हुए हैं, उनकी इस वक्त सेंटीमेंट्स क्या हैं। वो कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कोई पैसा नहीं भेज रहे, जिस वजह से रियल एस्टेट बैठ गया, प्रॉपर्टी का काम बैठ गया, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हुई। हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं मिसाल देता होता हूँ कि अगर कोई अल्लाह का वली पिछले 400 साल पहले गुजरा है, 500 साल पहले गुजरा, कोई अल्लाह का वली, और पाकिस्तान के अंदर या मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ मसालिक हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान की बात करते हैं, मुख्तलिफ मसालिक के मतलब मुख्तलिफ मसालिक और तमाम मसालिक का इस बात पे इतफाक़ है, सबका इतफाक़ है कि वो वाकई अल्लाह के वली थे 500 साल पहले जो गुजरे हैं। लेकिन एक बार आप अता तारड़ साहब की ज़बान से, अज़मा बुखारी साहबा की ज़बान से, शहबाज शरीफ की ज़बान से, मरियम नवाज साहबा की ज़बान से, इनकी ज़बान से अल्लाह के उस वली की तारीफ़ करवा दें जो 500 साल पहले गुजरा और 500 साल में कंसेंसस है सबका कि वाकई अल्लाह का वली था। इनकी ज़बान से एक बार उस अल्लाह के वली की तारीफ़ करवा दें, आधा पाकिस्तान डाउटफुल हो जाएगा कि पता नहीं वो अल्लाह का वली था भी था या नहीं था। और उनमें आधों में से भी आधे कहेंगे कि नहीं वो बंदा ठीक नहीं होगा। अगर मरियम नवाज और शरीफ खानदान और अता तारड़ किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। यानी इस हद तक इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो लोगों के अंदर इनकी नफरत है और इनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब है। अच्छा, उसके बाद मुश्किल है अब मैंडेट जो चोरी हुआ है उसको बरकरार रखना। अदालतें जिस तरह से तारिक महमूद जहांगीरी साहब मामला आगे बढ़ा रहे हैं, आमिर फारूक साहब ने ठीक है एक तरह से स्टे दिया हुआ है,
लेकिन काजी साहब ने उसका फैसला सस्पेंड किया हुआ है। ट्रिब्यूनल्स अभी काम शुरू नहीं कर सकते लाहौर वाले, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने काम शुरू करना और बड़ा मुश्किल हो जाएगा मैंडेट को बरकरार रखना। सोशल मीडिया आपके सामने है, सोशल मीडिया के हालात और सूरत हाल कि सोशल मीडिया के हालात और सूरत हाल किस तरफ हैं कि सोशल मीडिया के अंदर इस वक्त हालात और सूरत हाल ये है कि जो सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर तो ज़ाहिर पकड़ धकड़ भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग हैं वो जो कर रहे हैं वो आपके सामने हैं। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, मीडिया इरेलीवेंट हो चुका है और इसके बाद तमाम इदारे जो है इस वक्त उनकी क्रेडिबिलिटी की आपके सामने सूरत हाल है। अदलिया आप देख लें, अदलिया तो खैर अब उसकी इज़्ज़त की बहाली शुरू हुई है क्योंकि जब से उन्होंने आज़ादाना फैसले देने शुरू किए हैं। पार्लियामेंट की आपकी इज़्ज़त आपके सामने है, दिफाई इदारों के हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने हैं, ECP की क्रेडिबिलिटी आपके सामने है, नैब की क्रेडिबिलिटी आपके सामने है, और फिर मुल्क के मसाइल जो हैं, आबादी हमारी 2050 तक डबल हो जाएगी, ज़रई ज़मीनों का कत्लेआम हो रहा है। बाकी अभी आप देख लें अफ़गानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात क्या हैं, ईरान के साथ हमारे तल्लुकात क्या हैं। अब आते हैं इस बात पर, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि इस वक्त चैलेंजेस, ये सारे चैलेंजेस थे जो अब तक मैंने आपको बताए हैं। अगर कोई और चैलेंज मैंने छोड़ दिया हो तो वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आगे जब कोई वीडियो इस तरह की बनाऊँ तो मैं अपने पास नोट कर लूँ कि आप क्या समझते हैं और कौन कौन से चैलेंज हैं। उसके बाद आ जाए जी, मार्च में जब इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया था, रिजीम चेंज हुई थी, तो 3 उसमें चीज़ें सामने रखी गई थी कि 3 चीज़ें की गई। एक यह कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया गया रहा है और अब इमरान खान और PTI को कभी हुकूमत में नहीं आने दिया जाएगा, पहला फैसला। दूसरा यह था कि इमरान खान को हमेशा के लिए सियासत से आउट कर दिया जाएगा। तीसरा यह है कि अदालतों पर मुकम्मल कंट्रोल होगा। आज आप देखें कि ये तीनों चीज़ें, ये तीनों प्लान नाकाम हो गए। इमरान खान की हुकूमत, लोगों ने उसको दे दी हुकूमत 8 फरवरी को, ठीक है, फॉर्म 47 के जरिए आपने रास्ता रोक लिया, लेकिन KPK में फिर उसकी हुकूमत आ गई और लोगों ने उसको हुकूमत दे दी। इमरान खान आज पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, अदालतें कंट्रोल से निकल गई हैं। अब आ जाएं, इमरान खान इस वक्त कितना ताकतवर है। देखें, एक बार फैसल फरीद एडवोकेट साहब जो हैं, उन्होंने एक बार हमें अदालत में कहा था कि पाकिस्तान में 5 कार्ड जो है ना वो बड़े अहम होते हैं किसी भी सियासतदान के लिए। मैं फैसल चौधरी साहब से माजरत के साथ मैंने इनमें 4 का इजाफा किया है। मैं समझता हूँ कि 9 कार्ड होते हैं पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान के हवाले से, और ये इस वक्त 9 के 9 कार्ड इमरान खान के हाथ में हैं। वो कार्ड कौन कौन से हैं? पहला कार्ड ये कि मुसलमान बहुत अच्छा है, आशिक़ रसूल है, मुहिब्बे वतन है, करप्ट नहीं है, एंटी अमरीका है, दलेर बहुत है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, कारकर्दगी इसकी अपने दौर में ज़बरदस्त थी, मजलूमियत कार्ड। ये 9 कार्ड पाकिस्तान में सियासतदानों के हवाले से चलते हैं और ये 9 के 9 कार्ड इस वक्त किसी एक शख्स के हाथ में हैं, तो उसका नाम है इमरान खान। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, डिलीवर भी नहीं कर सकती। अब आप मुझे बताएं कि जितने चैलेंजेस मैंने आपको बताए हैं इसमें 95% चैलेंजेस हैं इमरान खान की वजह से। आज अगर इदारों की इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इमरान खान एक हकीकत है, कौम उसके पीछे खड़ी है और उसका रास्ता नहीं रोका जा सकता, और उसके साथ बैठ के बात की जाए, एक कदम वो पीछे हटे, एक कदम हम पीछे हटें और मुल्क को आगे लेकर जाएं, तो एक झटके में ये 95% जो मसाइल हैं, अदालतों से लड़ाई, सोशल मीडिया से लड़ाई, मीडिया के ऊपर कदगने, पकड़ धकड़, ये सारी की सारी चीज़ें एक झटके में ख़त्म हो जाएंगी 95% सिर्फ इमरान खान के साथ सुलह होने से या एक्सेप्ट करने से कि इमरान खान एक रियलिटी है, और इमरान खान भी इस बात को समझेगा। अच्छा, PTI के अंदर ज़ाहिर है एक बात है कि PTI के अंदर एक सोच और अप्रोच ये है कि हम लड़ के और किसी भी इदारे को गिरा के शिकस्त दे के और आगे हैं, लेकिन इमरान खान को ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है और जो वो फैसला करेंगे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि वो चीज़ों को किस तरह आगे लेकर चलते हैं। तो अगर इमरान खान की कोई रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो ये 95% चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, अदालतों से लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, जुडिशरी से लड़ाई खत्म हो जाएगी, जजेस से लड़ाई खत्म हो जाएगी, कंपेन खत्म हो जाएगी, ये सारा ओवरसीज पाकिस्तानियों के सेंटीमेंट्स ठीक हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट वो भेजने लग जाएंगे, लोगों के अंदर एक एतमाद आ जाएगा, मतलब बहुत अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, मुआशी इस्तेकाम शुरू हो जाएगा सिर्फ इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से कि लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, आने दें इमरान खान को, आने दें PTI को। उसके बाद अब देखें जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, इसमें अगर तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाता है, चाहे वो मार्शल लॉ के ज़रिए, एमरजेंसी के ज़रिए, तो क्या ये जो 95% मसाइल हैं ये कम होंगे या बढ़ेंगे? डेफिनेटली ये बढ़ेंगे। और इतने ज़्यादा चैलेंजेस के होते हुए मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई अब आगे बढ़ाई जाएगी या आगे बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, अगर इसको बढ़ाया भी जाए आगे तो वो वक्ती होगा, थोड़ा सा होगा, 15 दिन 20 दिन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता इस लड़ाई को और आगे आप ले जाएँ तो 15-20 दिन बाद चीज़ें अल्टीमेटली रियलिटी को एक्सेप्ट करने से चीज़ें ठीक होंगी। अब आ जाए इस बात पर कि मैंने शुरू में 4 पॉइंट्स बताए थे, ये सारी जो आपके सामने चीज़ें रखी हैं अब उसको कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको कहा, पहला आते हैं कि आज PTI पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई। देखें, जितने चैलेंजेस इस वक्त हैं, और अमेरिका का भी बयान आ गया है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया का बयान आ गया है कि PTI पर पाबंदी के हवाले से उनको तशवीश है, और आपको पता है ये हुकूमत कहती है कि हमारे
वालिद की जगह है अमेरिका और वो वेंटिलेटर पे है ये कौम पाकिस्तान की, और अमेरिका ने बटन बंद कर दिया तो पाकिस्तानी कौम बहैसियत कौम फौत हो जाएगी, मर जाएगी। तो इसलिए अमेरिका हमारा सब कुछ है और बाप की हैसियत रखता है। तो अमेरिका ने भी अगर कह दिया है कि इमरान खान की जमात पर पाबंदी के हम हक़ में नहीं हैं, तो फिर ये कैसे लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनको इस बात का पता है कि अगर हमने पाबंदी लगाई तो इससे अदम इस्तेहकाम और ज़्यादा बढ़ेगा, इकॉनमी और डिस्टर्ब होगी, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है, चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। तीसरी बात इन्हें पता है कि ये रेफरेंस हमने सुप्रीम कोर्ट को भेजना है और सुप्रीम कोर्ट को जब भेजेंगे तो काजी साहब के पास वहाँ अक्सरियत नहीं है, तो इनको जितने चैलेंजेस हैं इसमें पीटीआई पे पाबंदी लग ही नहीं सकती। एक अटैम्प्ट हो सकती है लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसलिए नहीं रखा कि इनको समझ आ रही है कि हमने ब्लंडर कर दिया है, गीदड़ भपकी हैं, धमकी हैं, लेकिन जितना इंटरनेशनली पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें लाइमलाइट में आ गई हैं और ट्रंप के आने के जो चांसेस बढ़ गए हैं, तो इसलिए ये पीटीआई पे पाबंदी जो है मुझे नहीं लगता कि लगाएंगे। अटैम्प्ट धमकी शमकी देंगे, गीदड़ भपकी होंगी, आज इनको रियलाइजेशन हो गई है इन सारी चीज़ों पे। दूसरा ये है कि आर्टिकल 6 वाली कार्रवाई के ऊपर भी इन्होंने कुछ नहीं किया, वो भी इन्हें पता है कि ये कर भी दें तो वो चैलेंज होगा आगे अदालतों में, और अदालतें इस वक्त अपने पाँव पर खड़ी हो गई हैं, तो इन्हें पता है, इसलिए ये आज इन्होंने एजेंडे से स्किप कर दिया है। 27 अगस्त आर या पार क्यों? देखिए इस वक्त जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ना, अगर इमरान खान अगले हफ्ते में, एक हफ्ते में अलकादर में कन्विक्ट हो जाते हैं, तो अलकादर में अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं तो उनकी अलकादर में भी बेल हो जाएगी 20-25 दिन में। ट्रायल कोर्ट से ना हो, एहतसाब अदालत से ना हो, ऊपर से हो जाएगी, हाई कोर्ट से वो हो जाएगी 20 से 25 दिनों में। यानी कल इमरान खान का फैसला आ जाएगा लाहौर हाई कोर्ट से, उनका जो जिस्मानी रिमांड दिया है, जो इमरान खान की ये नए केस में तोशा खान में जो इनकी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई है, उसमें भी इमरान खान साहब की 20-25 दिनों में या 1 महीना लगा लें, उसमें उसकी बेल हो जानी है। तो मेरे नज़दीक 27 अगस्त तक जो है वो आर या पार हो जाएगा, चीज़ें किसी तरफ लग जाएंगी। फिर इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी फैसला हो जाएगा कि उस पर इंप्लीमेंट इलेक्शन कमीशन ने किया है, नहीं किया, अदालत लगा ली गई है, नहीं लगा ली गई, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, उसका भी मखसूस नशस्तों वाले का भी फैसला 27 अगस्त से पहले पहले चीज़ों को हो जाएगा। मैंने ये कहा है कि खान का सवाल था कि खान का अडयाला में क़याम थोड़ा रह गया। मेरा ख्याल है कि दोनों सूरतों में या अदालतों से कोई बड़ी खबर आ जाएगी इमरान खान की रिहाई की, या वो ना भी आए तो हुकूमत इस वक्त कोशिश ये कर रही है, बज़ाहिर आपको धमकियाँ कुछ भी मिलें, लेकिन ये कोशिश हो रही है कि इमरान खान जो है उसको बनी गाला वो मान जाए, शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उससे 4-5 चीज़ें होंगी। लगता है उनको ये है कि इमरान खान जब बनी गाला, इमरान खान भी नहीं मान रहा, लेकिन उसको शायद इस बहाने से कि आपको लाहौर लेकर जा रहे हैं और उसको बनी गाला ले आएँ, लेकिन फिर इमरान खान चैलेंज कर देगा अदालतों में कि मुझे शिफ्ट किया जाए अडयाला। लेकिन उनको 4-5 चीज़ें लगती हैं। उनको एक तो ये लगता है कि इमरान खान बनी गाला आ जाएगा तो निस्बतन रिलैक्स हो जाएगा कि चले मैं अपने घर में आ गया हूँ। उनको ये लगता है कि पीटीआई के वर्कर्स की शिद्दत भी कम हो जाएगी कि अब चले इमरान खान अपने घर पर तो कम अज़ कम है। तीसरों ने यह लगता है कि वो जो एक है कि खुदा न खास्ता उनको जहर दिया जा सकता है, वो भी एक उसका भी एक शिद्दत कम हो जाएगी, उस जो एक खदशा है और ख़तरा है। चौथा उनको लगता है कि अदालतें भी हमें अब स्पेस दे देंगी कि ठीक है इमरान खान को आप घर में बैठे हैं तो 3-4 महीने अदालतें दे देंगी, लटका लेंगी केसेस, ताकि इमरान खान घर में रहे लेकिन कैद रहे, सब जेल करार दे के उसको बनी गाला में रखा जाए। पाँचवा उनका यह है कि इमरान खान का भी थोड़ा सा वो, बल्कि शुरू में मैं बताया था कि गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा। और पाँचवा उनका यह है कि अगर अदालतों से उनकी रिहाई होती भी है तो कम अज़ कम वो अडयाला से रिहा ना हो, वो ऑलरेडी बनी गाला हो, क्योंकि अडयाला से अगर उनकी रिहाई हुई अदालतों के फैसलों के नतीजे में, तो जिस दिन उन्हें अडयाला से निकलना होगा उस दिन पूरे पाकिस्तान में आपको पता ही है कि हालात क्या होंगे। मैंने कहा है कि मौजूदा सवाल रखा कि मौजूदा सूरत हाल में सियासी जल्जला बर्पा कर देने वाली खबर आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, और वो यही हो सकती है कि इमरान खान जो है उनकी रिहाई का कोई अदालतों से हुक्म आ जाए, या वो बनी गाला मुंतकली का कोई चीज़ आ जाए, या कोई ये आ जाए कि चीज़ें इमरान खान के साथ बेहतरी की तरफ चल पड़ी हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, लेकिन वो 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगी, 25 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगी। पकड़ धक्कड़ हो सकती है और साफ़ियों को उठाया जा सकता है, सोशल मीडिया के लोगों को उठाया जा सकता है, क्रैकडाउन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें 15-20 दिन के लिए होंगी, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। जितने चैलेंजेस मैंने आपको शुरू में सारे गिनवा दिए हैं। और आखिरी कि पीटीआई की तवील मुश्किलात के अख्ताम का वक्त करीबन पहुँचा है। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ने बहुत मुश्किलात देखी हैं, पीटीआई ने, पाकिस्तान के लोगों ने। अब मेरा ख्याल है कि मुश्किलात ख़त्म होने का वक्त करीबन पहुँचा है। और बहुत ज़्यादा मैं बात करूँ तो 4 माह हैं, 6 माह हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और आप देखेंगे कि अब ये जो भी कर लें, काजी साहब की एक्सटेंशन की कोशिश करके देख लें, कोई कवानीन ले आएँ, कुछ भी कर लें, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम अगर रह गया तो 4 से 6 महीने रह गए, इससे ज़्यादा नहीं है। उससे पहले किसी भी लम्हे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, ड्रॉप सीन हो सकता है, कोई बड़ी खबर आ सकती है, और वो पाकिस्तानी सियासत में जल्जला बर्पा कर देने वाली खबर होगी। तो ये बहुत तवील मैंने वीडियो की, लेकिन मैंने कहा एक बार आपको सारी चीज़ें बता दूं कि मैं किस तरह से देखता हूँ। आप मुझसे इत्तफाक भी कर सकते हैं, इख्लाफ भी कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ चैलेंजेस जितने हो गए हैं,
इमरान खान को एक्सेप्ट करने और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने इसके अलावा कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि इतनी चीज़ें ख़राब हो गई हैं कि इन तमाम चीज़ों पे, तमाम हाउज़ों पे लड़ना और इनको सेटल करना मुमकिन नहीं रहा। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब हमीं नासर। अल्लाह हाफ़िज़।